अरे ओ श्याम, क्या बात है भाई। तुझे कुछ ज्यादा ही मेहनत करते देख रहा हूँ। क्या खेत से पानी निकालने का इरादा है क्या तुम्हारा? अरे रामू, क्या तुम्हें तपती धूप में मैं ही मिला था मजाक करने के लिए? खुदाई करना इतना आसान काम थोड़ी है। तेरे खेत की खुदाई हो गई है, इसलिए तू इतनी बातें बना रहा है, वरना आज मेरे साथ ही लगा होता यहाँ। अरे हाँ श्याम, मेरे खेत की खुदाई तो सुबह ही हो गई। यह ले, तेरी भाभी ने तेरे लिए गर्मा गर्म चाय भेजी है। आजा, छाव में आकर पी ले और थोड़ी देर आराम कर ले। ऐसा सुनकर श्याम अपना फावड़ा खेत में छोड़कर रामू के पास आ जाता है और दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर चाय की चुस्कियां लेने लगते हैं। अरे श्याम, तुमने तो अपना पूरा खेत खोद दिया है, तो क्या तुम आज बुआई करने वाले हो? अरे क्या बुआई रामू, तुझे पता है ना पिछले साल मेरी फसल में कितना नुकसान हुआ था। बीज का छिड़काव करते ही इन पक्षियों को इतना पता चलता है कि खेत से सारे बीज ले जाएं। लेकिन अब की बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब की बार मैं इनका पक्का इलाज करूंगा, देख लेना तुम। हाँ, पक्षी तो हर जगह यही करते हैं, लेकिन अगर वो किसान के पास नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? एक किसान ही है जो अपने पेट के साथ साथ दूसरों का भी पेट भरता है। हमारे सिवा इनका है ही कौन? रामू, तेरी ये दया माया की बातें मेरी समझ में नहीं आती। अब की बार अगर ये पक्षी मेरे खेतों में आए तो उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि कभी लौटकर मेरे खेतों में वापस नहीं आएंगे, देख लेना तुम। श्याम, तू गुस्से में आकर ऐसा कुछ मत करना जिससे इन पक्षियों को नुकसान पहुंचे। पक्षी भी तो भगवान की बनाई हुई जिंदा चीजें हैं। अरे भगवान की बनाई हुई जिंदा चीजें एक दिन मुर्दा कर देगी मुझे। श्याम थोड़ा लालची और गुस्सैल स्वभाव का किसान था, वही रामू दयालु और नेक दिल था। श्याम रामू की बातों को समझना नहीं चाहता था। अगले दिन की सुबह दोनों किसान अपने अपने खेतों में बीज छिड़कते हैं, पर श्याम अपने बीजों में जहर मिला देता है जिससे कि पक्षी बीजों को नुकसान न पहुंचाए। रामू के खेत में कई पक्षी बैठे थे जो बीजों को खा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ श्याम के खेतों में कई पक्षी जहर के कारण घायल हो चुके थे। दोपहर के समय रामू खेतों में आता है। हे भगवान, श्याम ने गुस्से में आकर यह क्या कर दिया है? इन बीजों को खाने से कितने पक्षी मर गए हैं। यह श्याम ने ठीक नहीं किया। कितना बड़ा पाप किया है उसने। भगवान उसको कभी माफ नहीं करेंगे। रामू ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी वह कुछ दूरी पर देखता है कि एक पक्षी घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। अरे, यह पक्षी कितनी बुरी तरह से घायल हो चुका है। मुझे इसे बचाना चाहिए। ऐसा करता हूँ, इसे घर ले जाता हूँ। रामू उसे उठाकर अपने घर पर ले आता है। तभी रामू की पत्नी कांता रामू से पूछती है, अरे आप ये क्या लेकर आ गए? ये तो बहुत ही घायल अवस्था में लग रहा है। कांता, यह पक्षी बहुत घायल हो चुका है। तुम ऐसा करो कि अंदर से दवाई लेकर आओ। कांता अंदर से दवाई लेकर आती है और रामू उस पक्षी पर वह दवाई लगा देता है। साथ में वह उसे दवाई पिला भी देता है जिससे जहर का असर खत्म हो जाए। रामू 2 दिन तक उसकी खूब सेवा करता है और पक्षी ठीक हो जाता है। देखो कांता, यह पक्षी पूरी तरह से ठीक हो गया है और अच्छे से चल भी लेता है। तभी वह पक्षी बोल पड़ता है, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रामू। पक्षी को बोलता देख रामू और उसकी पत्नी कांता हैरान हो जाती है। हैरान मत हो रामू, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ। मैं पक्षीपुर की राजकुमारी हूँ और मैं यहाँ भोजन की तलाश में आई थी, लेकिन उस विषैले पदार्थ के सेवन के कारण मैं घायल हो गई। राजकुमारी? पक्षीपुर? क्या मतलब चिड़िया तुम्हारा? क्या सच में ऐसी जगह है? हाँ अवश्य है। चलो मैं तुम्हें पक्षीपुर ले चलती हूँ। वहाँ मैं तुम्हें अपने पिता पक्षीराज से मिलाऊंगी जो तुम्हारा धन्यवाद करेंगे और तुम्हारी मदद भी। तुम मेरे साथ पक्षीपुर चलो। चिड़िया की बात सुनकर रामू जाने के लिए तैयार हो जाता है और वे जंगल में एक पेड़ के पास पहुंचते हैं।
रामू, तुम इस पेड़ को अपने बाएं हाथ से स्पर्श करो और हम पक्षीपुर पहुंच जाएंगे। रामू ऐसा ही करता है और वह कुछ ही क्षण में जंगल से गायब होकर एक सुनहरे बड़े महल के सामने पहुंच जाते हैं। मंत्री जी, हमारी पुत्री के बारे में आपको कुछ पता चला या नहीं? माफ कीजिए महाराज, पर राजकुमारी का अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। पिताजी। पुत्री, पुत्री, तुम ठीक तो हो? हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह रामू है। इसने ही मेरे घायल होने के बाद मेरी जान बचाई और कई दिनों तक मेरी सेवा भी की, तब जाकर मैं बच पाई। रामू, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है। मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद करता हूँ। वैसे तो इस पक्षीपुर में इंसानों का आना मना है, लेकिन तुम बहुत ही दयालु और नेकदिल इंसान हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम कुछ दिन हमारे साथ रहो। मंत्री जी, इनकी सेवा में कोई कमी ना आन पाए। जी महाराज, आप निश्चित रहे, इन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। रामू कुछ दिन पक्षीराज के कहे अनुसार ही महल में ही रहता है। एक दिन महल में पक्षीराज के सबसे बड़े दुश्मन नागराज का एक सेवक नटराज वहाँ पर एक प्रस्ताव लेकर आता है। प्रणाम महाराज, आपके खास चहीते मित्र, नहीं, मेरा मतलब खास दुश्मन नागराज ने उनके खास सेवक यानी मुझे ये कहा है कि मैं आपको एक प्रस्ताव दूं। कैसा प्रस्ताव? झूठ ना बोलूं महाराज, हमारे महाराज ने 2 प्रस्ताव दिए हैं, जिसमें एक में युद्ध का प्रस्ताव है और दूसरे में शांति प्रस्ताव दिया है, जिसमें स्पष्ट लिखा है महाराज कि या तो आप उनसे युद्ध करें या उनके कुछ सवालों के जवाब दें, जिससे आप अपना महल बचा सकें। नागराज हमारे पुराने दुश्मन हैं, उनको सबक सिखाने के लिए हमें युद्ध का प्रस्ताव मंजूर है। महाराज, मुझे लगता है कि हमें शांति प्रस्ताव को मानकर ही समस्या को सुलझाना चाहिए। जैसे कि पहले भी आपकी प्रजा मुश्किल से गुजर रही है और युद्ध भले ही आप जीतें, फिर भी आपको और जनता को युद्ध से हानि तो अवश्य ही होगी। रामू, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। हमें समझदारी से फैसला लेना चाहिए। पहले भी हमने कई पक्षियों को उस विषैले पदार्थ के कारण खो दिया था, इसलिए हम युद्ध की जगह शांति प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं। सोच लीजिए महाराज, झूठ ना बोलूं, कहीं अगर आपके लोग हमारे सवालों का जवाब ना दे पाए तो पूरा राजकाज हमारा हो जाएगा। पक्षीराज प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और रामू को सवालों के जवाब देने के लिए कहते हैं। तो बताओ कि अगर एक पेड़ पर 10 पक्षी बैठे हुए हैं और एक शिकारी उन पर गोली चलाता है जिससे एक पक्षी मर जाता है, तो पेड़ पर अब कितने पक्षी बैठे हुए हैं? सवाल को सुनकर रामू थोड़ा सोच में पड़ जाता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यह सवाल इतना आसान होगा कि यहाँ 9 पक्षी बचेंगे। अगर एक शिकारी गोली चलाएगा तो गोली के डर से सभी पक्षी भाग जाएंगे, तो इसका मतलब क्या सोच में पड़ गए? तुम्हें यह आसान सवाल लग रहा होगा, लेकिन यह आसान है नहीं। झूठ ना बोलूं महाराज, यह बहुत आसान सवाल है। गोली चलाने के बाद पेड़ पर एक भी पक्षी नहीं बचेगा, क्योंकि गोली के डर से सभी पक्षी भाग जाएंगे। क्या तुमने सही उत्तर कैसे दे दिया? महाराज, आपका मेहमान तो बड़ा ही बुद्धिमान है, लेकिन मेरा अंतिम सवाल जरा कठिन है, जिसका उत्तर इसके पास नहीं होगा। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि एक टोकरी के अंदर 3 सेब रखे हुए हैं। सेब को 3 लोगों में बांटा गया, सभी को एक एक सेब मिलता है, लेकिन फिर भी टोकरी में एक सेब बचा रहा। तो बताओ यह कैसे हुआ? यह सवाल तो बहुत कठिन लग रहा है। रामू, क्या तुम्हें इसका जवाब पता है?
रामू सवाल का जवाब सोचने लगता है। टोकरी में 3 सेब हैं और 3 ही लोग हैं, तो सेब कम और ज्यादा तो नहीं हुए होंगे। फिर टोकरी में 1 सेब कैसे बच गया? इसका मतलब तीसरा सेब टोकरी के साथ दिया होगा। टोकरी का तीसरा सेब टोकरी के साथ दिया गया था, इसलिए टोकरी में 1 सेब और बचा रहा। अद्भुत महाराज, रामू ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप जीत चुके हैं। रामू दोनों सवालों के जवाब सही देता है और इस पर पक्षीराज बहुत खुश होते हैं। अद्भुत रामू, तुम दयालु और नेकदिल होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। तुमने हमारी पुत्री की जान बचाई और अब हमारी राजगद्दी को बिना युद्ध के ही बचा लिया। हम बहुत खुश हैं, इसलिए भेंट स्वरूप हम तुम्हें सुनहरे बीज देंगे। यह बीज तुम्हें जीवन भर फसल देते रहेंगे और तुम्हें अनाज की कभी कमी नहीं होगी। और साथ में ही इस पक्षीपुर में तुम कभी भी आ जा सकते हो। यहाँ पर तुम्हें पूर्ण आजादी होगी। पक्षीराज रामू को सुनहरे बीज देते हैं, जिससे रामू की फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन श्याम की फसल जहर के कारण बहुत खराब होती है। भाई रामू, क्या बताऊं, अब की बार तो मेरी फसल इतनी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बच पाई। यह सब मेरे गुस्सैल स्वभाव के कारण पक्षियों को मारने की सजा है। अगर मैं पक्षियों को कुछ दाना पानी खाने देता तो शायद ईश्वर मुझ पर कृपा कर देते और मुझे भी कुछ दाना पानी दे देते। अब समझ में नहीं आता कि मैं अपना जीवन कैसे यापन करूंगा। अरे श्याम, तुमने सही कहा कि तुमने पक्षियों के साथ गलत किया, लेकिन तुम चिंता मत करो। अब की बार मेरे पास बहुत अनाज है। तुम्हें जितना अनाज चाहिए तुम ले सकते हो, पर हमेशा याद रखना कि पक्षी भी इस प्रकृति का अभिन्न हिस्सा है। इनके साथ कभी बुरा मत करना।